बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। घर वालों ने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादती की थी। पैसे के लिए अंधे शख्स के साथ ब्याह दिया था। एक ऐसा इंसान जो अपनी मर्जी से दुनिया को देख भी नहीं सकता, कहीं पे अकेले आ जा नहीं सकता, इसे मेरा हमसफ़र बना दिया था। इन्हें तो इस चीज़ का फ़ायदा हो गया था। इन्हें ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पैसे मिल गए थे, मगर मैं कहाँ जाती, मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तभी दरवाजे के पास खटक की आवाज़ सुनाई दी थी। फिर दरवाजे के अंदर हुआ था, दिखाई दिया इसके साथ इसका वो नौकर भी मौजूद था, जो हर वक्त इसके साथ रहता था। वैसे अपने कमरे में बिठाकर वापस चला गया। वो जाते जाते मुझे कहने लगा कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो गई, कोई भी मसला हो तो मुझे आवाज़ देकर बुला लीजिएगा। मेरे साथ वाले कमरे में मैं आंसू पीती हाँ में सर हिला दिया और मेरा शौहर मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से टटोलकर मेरे नक्श देखने लगा। गुस्से की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई थी। मैंने इसका हाथ पीछे झटक दिया था। इसके चेहरे पर हैरत की ताज़रात अबराए, शायद वो इस रद्द-ए-अमल के लिए तैयार नहीं था। वो तो ये समझ रहा था कि मैं गरीब ख़ानदान की लड़की जो इसकी दौलत में आकर शादी किया कर रही थी, इसे कच्ची धत्कार सकती थी। मैं एक पल भी इसे अपने पास बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो मुझसे छोटी छोटी बातें कर रहा था, मेरे पहचान नापसंद के बारे में पूछ रहा था, मगर मैं कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। मेरा जहन यही वाले बन रहा था, मैं इस शख्स से कैसे जान छुड़वाऊँ। बार बार मेरी निगाहों के सामने अमजद का चेहरा आ रहा था। तभी मेरे जहन में एक आइडिया आया और मैंने इसे जल्दी से कहने लगी कि मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। इतने कपड़ों की वजह से मैं थक गई हूँ, आप इतनी देर में आराम कर लें। इसे बिस्तर पर लटाकर मैं ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदलकर कमरे से बाहर निकल आई थी। आमर ये मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस मुलाज़िम को कहाँ पर ढूंढूं जो इस घर में मुस्तकिल रहती है, जिसने मुझे आते ही साथ अपनी मजबूरियों की लंबी दास्तान सुनाई थी। और हमने सोच रही थी कि इसकी मजबूरियों को क्यों ना अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करूं। अपने कमरे से बाहर निकल आई। सामने ही एक तरफ मुलाजमों को क्वार्टर्स थे, सामने ही चौकीदार था, जो मुझे देखकर हैरान रह गया। बेगम साहबा, आप इस वक्त कहीं यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपको कोई काम था? मैंने इसे कहा कि मुझे शुभो से मिलने से बात करनी है। कहाँ है वो, इस पर बता दो। तभी चौकीदार शुभो को बुला लाया। वो शायद सो रही थी। हैरान नज़रों से मुझे देखने लगी। वो चाहिए था। बेगम साहबा का हाथ पकड़कर लॉन्च में ले आई और अपने हाथ में पहनी हुई एक कीमती सोने की अंगूठी इसके हाथ में रख दी, जो मेरे शौहर ने मेरे लिए ज़ेवरात के साथ भिजवाई थी। मुझे वो अंगूठी बहुत पसंद थी, मगर अब जो मैं करने जा रही थी, इसके लिए मुझे अपनी पसंद चीज़ की कुर्बानी देना मुश्किल नहीं लग रहा था। मैंने शब्बो को कहा कि तुमसे मुझे काम है, और अगर तुम मेरा वो काम कर दो तो मैं इससे ज़्यादा तुम्हें पैसे दूंगी। तुमने कहा था कि तुम्हारी बेटी बीमार है, इसके इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। वो हैरान नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने इसे कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का इलाज भी करवा दूंगी और तुम्हारे तमाम ज़ेवरात को भी ज़रूरियात को भी पूरा कर दूंगी। तुम्हें मेरा ये काम किया। मैंने किसी बात बताई तो वो दंग रह गई, फिर कानों को हाथ लगाने लगी। मेरे बंदे को अगरचा पता चल गया तो ना जाने क्या होगा। जी अब ऐसा मत करें। मगर मैंने इसे बाजू से पकड़कर जिसने झंझोड़ा और इसे कहने लगी, तो फिर मैं तुम्हें पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें घर से निकाल दूंगी। वो फटी फटी आंखों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। इसके पास कोई चारा नहीं रहा था कि मैं मेरी बात ना मानती। तभी वो मेरे साथ मेरे कमरे में चले गई। इससे मैं अपनी जगह पर बिस्तर पर लटाकर खुद कमरे से बाहर निकल आई और तकरीबन 1 घंटे के बाद वो कमरे से अंदाज में निकली तो खुशी की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई थी। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और वो जो की नज़रों के साथ वहाँ से चली गई। वो गरीब थी मगर बगैरत नहीं थी। मजबूरी की वजह से ये काम करना पड़ा था। मैं जब कमरे में आई तो मेरा शौहर सो रहा था। मैं भी एक जगह पर लेट गई। वो सोचने लगे कि बुरा वक्त मेरे दिमाग ने काम कर लिया। मना मैं शख्स को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता, मेरा बहुत ख्याल रखता, बहुत मोहब्बत करता, मगर इसे देखकर एक नफ़रत का एहसास मेरे पूरे वजूद में छा जाता था। मुझे सख्त नागवारी का एहसास होने लगता था। मेरा तो दोबारा अपनी अम्मी अब्बू से बात करने का दिल ही नहीं कर रहा था, जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था। इसके बाद मैंने वापस जाने पर तैयार नहीं थी। फिर एक दिन अम्मी खुद आगे और होते हुए मुझे कंधे से लगा लिया। शिकवे करने लगी कि तुम इतने दिन से एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई। अम्मी की बात सुनकर मेरा दिल भी सुन गया था। तभी मेरा शौहर भी कहने लगा कि तुम इनके साथ कुछ दिन के लिए चली जाओ। जो मैं भी मुझे दिल के साथ अम्मी के साथ रहने के लिए आ गई थी। और फिर एक दिन मेरी अमजद से मुलाकात हुई थी। इसको देखकर पुरानी मोहब्बत दीदार हो गई। इसने भी एक शिकवा नज़रों से मुझ पर नज़र डाली और दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। और वो इसी
वक्त फिर इसके शिकवे बड़ी बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो बहुत दुखी है, इससे ज़्यादा तो मैं दुखी थी। मेरा कोई कसूर भी नहीं। इसके चेहरे की तरफ देखते हुए मेरे जहन अच्छा होना ख्याल आया। इनमें सोचने लगे कि इस ख्याल को पार के तमकीन तक कैसे पहुंचाया जाए। जराने के बाद मैंने अपने मनसूबे पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया था। इसकी तरफ से तो मुझे इत्मीनान था कि ये बात किसी को नहीं बता सकती। दूसरी तरफ सफ्तर था जो मेरे शौहर के चचा थे, इसका बहुत ज़्यादा मुखलिस था। हर बात से इसे बताता था इसे रास्ते से हटाने के लिए। फिर मैंने ये मनसूबा बनाया। आधी रात को फ़ोन करके मैंने इस कमरे में ये कहकर बुलाया कि मेरे शौहर की तबीयत ख़राब है। वो फ़ौरन से कमरे में आ गया। तब मैं चीखने लगी, शोर मचाने लगी। मेरा शौहर भी हड़बड़ाकर उठ बैठा। जब इसे रोने का सवाल पूछा तो इसे कहने लगी, तुम्हारी सेक्रेटरी ने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की है। सफदर सुनकर परेशान हो गया। उसने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे शौहर ने वही सुना था और वही देखा जो मैं इसे दिखा रही थी। और फिर इसने सफदर को इस नौकरी से निकाल दिया था। सफदर ने बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश की, मगर इसे बिल्कुल भी इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। और अब सोचे समझे मंसूबे के तहत मैंने अपने शौहर को कहा कि मेरा दूर का कज़न है, वैसे भी इस नौकरी की तलाश है, पर वो आपके साथ रहेगा, आपका ख्याल भी रखेगा। ये सुनकर मेरे शौहर कहने लगे कि अगर तुम्हें ऐसा कह रही हो तो सही होगा। तुमसे ज़्यादा मेरे साथ और कौन मुखलिस हो सकते हैं। इनकी बात सुनकर इकबाल को खुशी की गहराइयों में डूब गई कि मैं इनके साथ क्या कर रही थी और इनका मेरे बारे में कैसे जज्बात थे। मगर मैंने अपने जज्बात को सुना दिया था। फिर मैंने अमजद को घर में रख लिया। इसे सफदर की जगह दे दी थी और वो भी मेरी वजह से ये काम करने पर तैयार हो गया था। यूँ भी जो इतना बड़ा घर था, यहाँ पर वो आराम से रह रहा था। इसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो मुझे जहाँ बार से मेरे करीब में हम दोनों ही बहुत खुश थे, कामयाबी से खेल रहे थे। मैं अपनी मुलाजमा को अपने कमरे में बुला लेती थी और वो कमरे में चली जाती। सब कुछ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा था। एक दिन मेरे शौहर कहने लगे कि मैं काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ, जिसे सुनकर मैं बौखला गई। अगर वो मुल्क से बाहर जाएंगे तो अमजद भी इनके साथ जाएगा और अमजद के बगैर मैं कैसे रह सकती हूँ। तभी बातों में मैंने इनसे पूछा कि आप अपने साथ इनको ले जाएंगे, आपका ख्याल रखने के लिए भी कोई और होना चाहिए। वो कहने लगे कि मेरे साथ मेरा दोस्त जा रहा है, वो मेरा ख्याल रखेगा। इनके पास सुनकर मैं मुतमिन हो गई। मुझे इस बात में बिना कि आप राज़ी था। बहुत दिन गुजरने से बाहर चले गए थे। ये 1 महीना मैंने बहुत भरपूर अंदाज में गुजारा था। अपने शौहर के पैसे का इस्तेमाल करते हुए मैं अमजद के साथ इंजॉय करती थी। पूरे पाकिस्तान में जहाँ मैं वैसे जाने का स्वाब भी नहीं सोच भी नहीं सकती थी। इन जगहों पर ना सिर्फ हम दोनों घूमने के लिए गए थे, बल्कि हम दोनों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। ज़िंदगी में मैंने आने वाले इन लम्हात इन लोगों ने भरपूर तरीके से गुजारे थे। हम थोड़ी सी कुव्वत खुशी थी। फिर जब 1 महीने के बाद मेरे शौहर घर आए, वो पहले से बदले हुए लग रहे थे। उन्होंने मुझे नॉर्मल अंदाज में ही बात की थी, मगर फिर भी इनका लहजा बदला हुआ था। देखने में भी वो पहले से ज़्यादा सेहतमंद हो गए थे। इनके चेहरे पर भी संजीदगी तारी थी। रात को फिर हस्बे मामूल मैंने मुलाजमा को अपने कमरे में बुला लिया। खुद अमजद के कमरे में चले गई। मुझे इसके कमरे में गए हुए थोड़ा ही टाइम गुजरा था जब यह ख़त्म दरवाज़ा खुला और कमरे की राय कायम हो गई। और जब मेरे पीछे मुड़कर देखा, मैंने जब आँख खोली तो घर में गुर्बत का माहौल देखा था। सारी ज़िंदगी मैंने हर चीज़ के लिए तरसते हुए गुजारी थी। घर में अम्मी अब्बू के अलावा हम 5 बहन भाई थे। ना बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, क्योंकि घर के कामकाज की जिम्मेदारियाँ मुझ पर ही थी। बाकी बहन भाइयों को छोटा होने की वजह से फिर भी राज मिल जाया करती थी। अम्मी के साथ भी मैं ही ज़्यादातर काम करती थी। अम्मी को भी मेरी हरकतों पर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ रहता था। मेरी सहेलियों के घर आने जाने पर, ज़्यादा वक्त पर गुजारने पर, बहुत सारी बातों पर एतराज़ था। दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे माँ हम बहन भाइयों से मोहब्बत नहीं करती, इन्हें बस हमें पैदा करने के दुनिया में लाने की जिम्मेदारी ही निभाई है। मैं ऐसा सिर्फ सोच सकती थी। अम्मा के सामने ऐसा कह नहीं सकती थी, क्योंकि वो चप्पल उतार कर मारते हुए देर नहीं लगाती थी। कमाने वाले सिर्फ अब्बा ही थे। दोनों भाई बहुत छोटे थे। नासर घर में जाता, दाल सब्ज़ी पकती थी। कभी कभी तो घर में फाके की नौबत भी आ जाती थी। हमें अच्छा खाना पीना नसीब होता। अमजद मेरी ज़िंदगी में बहार की मांद आया था। वो लोग इस मोहल्ले में आकर आबाद हुए थे। उन्होंने किराए पर
मकान लिया हुआ था और हमसे भी ज़्यादा गए गुजरे थे। हमें फ़ायदा था कि कच्चा पक्का ज़हीन मगर घर अपना था, मगर वो लोग तो बेचारे अपने किराए में से भी महरूम थे। एक कान से सुनती दूसरे से निकाल दिया करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे अम्मा हम बहन भाइयों से मोहब्बत नहीं करती, उन्होंने बस हमें पैदा करके दुनिया में लाने की जिम्मेदारी ही निभाई है। मैं ऐसा सिर्फ सोच सकती थी, अम्मा के सामने ऐसा कह नहीं सकती थी, क्योंकि वो चप्पल उतार कर मारते हुए देर नहीं लगाती थी। कमाने वाले सिर्फ अब्बा ही थे। दोनों भाई बहुत छोटे थे। घर में राशन घर में आ जाता था, दाल सब्ज़ी पकती थी, कभी कभी तो घर में फाके की नौबत भी आ जाती थी। हमें अच्छा खाना अब नसीब होता था। अमजद मेरी ज़िंदगी में बाहर की मांद आया था। वो लोग आसान पहले ही इस मोहल्ले में आकर आबाद हुए थे। देकर उन्होंने किराए पर मकान लिया हुआ था। हमसे भी ज़्यादा गए गुजरे थे। हमें फ़ायदा शायद कच्चा पक्का मगर अपना मकान था, मगर वो लोग तो बेचारे किराए पर थे, कोई नौकरी भी नहीं थी। वो सारा दिन दोस्तों के साथ जहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता था। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। जब हम मेरे लिए रिश्ता भजवाया तो अम्मा ने ये कहता रिश्ता इनकार कर दिया कि लड़के की चाल चलन ठीक नहीं और ना ही किसी नौकरी करता है, इंसान के साथ प्यार का क्या फ़ायदा। अम्मा के बाद एक बात ख़त्म हुई, मगर फिर भी अपने फ़ैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मैंने जब इस बात पर एहतजाज किया तो अम्मा ने मेरी बहुत ही ज़्यादा पिटाई की और अम्मा से मार खाने के बाद मैं भी अपनी बात से पीछे नहीं हट रही थी। इन्हीं दिनों अब्बा अम्मा के सामने सरगोशियाँ करते रहते थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग मेरे बारे में कोई खिचड़ी पका रहे थे, मगर मैं ये भी जानती थी कि मेरी मर्ज़ी के बगैर वो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो जानते थे कि मैं काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी लड़की हूँ। तभी एक दिन अम्मा ने मुझे कहा कि अब्बा ने मेरा रिश्ता अपने बॉस के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। ऐसा भला कैसे हो सकता है? आप लोग मेरी मर्ज़ी जाने बगैर मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं, जबकि आप जानते भी हैं कि मैं किसी और के साथ शादी करना चाहती हूँ। अम्मा ने मेरी बात सुनकर सर पकड़े और कहने लगे कि वो नाखट्टू मौजूद सिर्फ भी नहीं कमाता, तुम्हें कहाँ से खिलाएगा, वो तुम्हारी ज़रूरियात कैसी पूरेगा। अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। तो अब तो अब्बा भी इस रिश्ते के हामी थे। अम्मा की निस्बत अब्बा से मैं बहुत डरती थी और इनके सामने तो ऐसी बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। कबूतरों का इन्हें पिछले कई सालों से बीमारी थी। अब जब उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया था तो उन्हें इनके बॉस में बहुत माली इमदाद भी की थी, जिसके बारे में मुझे बहुत बाद में अंदाज़ा हुआ था। फिर जब शादी से पहले ही मेरे लिए कीमती जेवरात और ढेर कपड़े आए तो ये बात देखकर कुछ बंदे के भी वक्ती तौर पर बहल गई थी। फिर शादी की तैयारियां करने लगी थी, मगर जब मुझे अम्मा ने डराते डराते शादी वाले दिन ये बताया कि मेरा होने वाला शौहर अंधा है, इसे नज़र नहीं आता, तो ये सुनकर मैं एक झटके से सारा उठाया था। अम्मा, आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आखिर आप लोगों ने क्या सोचकर इस शख्स से मेरी शादी की है? मेरी हालत देखकर अम्मा गड़बड़ा गई और कहने लगी कि अरे क्या हुआ, लड़का बहुत अमीर है, पैसों के बहुत अमीर है। तुम्हारे अब्बा कह रहे हैं कि इसका राज मुमकिन है। कुछ टाइम पहले ही एक्सीडेंट से इसकी नज़र चली गई है और वो ये भी हो सकता है कि वो ऑपरेशन करवा ले तो इसकी नज़र वापस आ जाए। तुम भी क्यों करती हो? अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई, मगर मेरे दिल में शख्स के लिए बेइंतहा नफ़रत पैदा हो गई थी। नफ़रत भी मुझे बगावत करने पर अकसाया। मैं नफ़रत की आग में गुनाह की तरफ चली गई, जिसने अपने फ़ैसले के बलबूते पर मंजूरी होने के बावजूद भी मुझे ख़रीद लिया, मुझे मेरी मोहब्बत से दूर कर दिया था। मैं दिल में बेतहाशा नफ़रत और इसके घर में आई थी। इसे अपने रवैये देखकर भी मेरे दिल से इसलिए नफ़रत कम नहीं हुई थी, बल्कि मैंने तो इसकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने का सोच रही थी। आखिर मैं अपने मकसद में कामयाब होगी। एक तरह तो मैं इस घर में खुश थी, तो एक तो मुझे इसकी गुर्बत और बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती थी, और दूसरा मेरा महबूब भी हर वक्त मेरे पास रहता था और मैं पैसे में भी खेल रही थी। हर आसाइश मुझे मुयस्सर थी। हाँ, जब हम दोनों सारी दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में मदहोश थे तो कमरे की लाइट ऑन होने पर हम दोनों हड़बड़ा कर उठे बैठे। दरवाजे के बीचों बीच मेरा शौहर खड़ा था, वो बिल्कुल सामने देख रहा था। इसे देखकर एक पल को मेरी सांस रुक गई, मगर इसके अंधा होने का सोचकर मेरी सांस में सांस आई। काफ़ी देर तक वो वहीं पर खड़ा रहा। इसे देखकर हम लोग फिर से एक दूसरे में मसरूफ़ हो गए थे। वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला गया था। अपने शौहर की कमज़ोरी मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई थी। अगले दिन जब मैं सुबह नाश्ते करने के लिए टेबल पर आई तो ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। सामने टेबल पर मेरा शौहर बैठा हुआ था और
हैरानगी की बात ये थी कि इनके हाथ में एक अखबार था, आंखों पे ग्लासेस लगाए वो अखबार पढ़ने में मसरूफ़ था। हैरान परेशान नज़र इसे एक दूसरे पर डाली, ये सब क्या था। तभी मेरे शौहर ने मुझे एक भरपूर नज़र डाली और कहने लगे कि मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना भूल गया था कि मैं बाहर अपनी आँखों का इलाज करवाने के लिए गया था, पर मेरी नज़र वापस आ गई है। इसकी बात सुनकर मेरे ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे सांस नीचे रह गया था। इसका मतलब था कि रात को जो कुछ भी हुआ था इसने देख लिया था। इस बार मेरी हकीकत खुल गई थी। मेरे चेहरे के तासरात देखकर वो ज़ख्मी से अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा कि मैंने तुम पर एतबार किया था, तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। जब तुमने सफदर पर इल्ज़ाम लगाया था तुम्हें तभी जान गया था। मुझे से ना फ़ायदा जानने के बाद मैंने सफदर को अपने ऑफिस में बुलाया था और जाते हुए इसने मुझे बताया कि तुम झूठ बोल रही हो, इस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। जाना तुम्हारा क्या मकसद है? तभी मैं तुम्हारी हकीकत खुद जानना चाहता था। मैं किसी और के मुंह से तुम्हारे बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता था और मुझे ये भी खबर नहीं थी कि वो सच कह रहा है। आप जब मैं ऑपरेशन करवा कर वापस आया तो तुमने जब मुलाजम को मेरे कमरे में भेजा तो मैं ठटक गया था। वो मुलाजमा मुझे अंधा समझ रही थी, मगर जब मैंने इससे बात की और इससे जैसा पूछा तो वो पहले चौंकी। इसे वजह इसकी बात सुनकर गुस्से की एक शदीद लहर मेरे वजूद में आई थी। तभी मैं अपना शक दूर करने के लिए इस कमरे में आया तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। इसलिए मेरे हाथ में एक खाकी रंग का लिफाफा दिया और कहने लगा कि इसमें तुम्हारे तलाक के कागजात हैं। मैंने तुम्हें अपने रिश्ते से ज़ाद कर दिया है। इसने तो मुझे माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं दिया और फैसला सुना दिया। तभी इसने एक और फाइल में रहने वाले के कहने लगा, एक छोटा सा मकान मैंने तुम्हारे नाम ख़रीदा था, जो कि तुम्हारा तोहफ़ा था, तुम्हारे लिए ख़रीदा था। ये तो मैं तुम्हारे हाथ में ही देना चाहता हूँ। अब तुम जो चाहो इसका करो और मुबारक हो। अब तुम आज़ाद हो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। हम दोनों मरे मरे कदमों से वहाँ से निकले थे। ये भी एक नीयत थी कि इसने मेरे नाम जी मकान कर दिया था। मेरे बैग में भी अच्छे खासे पैसे मौजूद थे। वापस आते हुए मैं अपने कपड़े और तमाम जेवरात उठाकर ले आई थी, जो कि काफ़ी टाइम तक हम दोनों की ज़रूरियत पूरी करने के लिए काफ़ी थे। हम दोनों इस मकान में रहने लगे। फिर इद्दत मुकम्मल होते ही मैंने अमजद पर ज़ोर देना शुरू कर दिया कि उन्होंने कहा कि शादी कर लो। इसने मुझसे शादी कर ली। सारा दिन वो घर में ही रहता था। अब मेरे पास पैसे और जेवरात ख़त्म होने लगे थे। अब सुबह शाम अमजद को कहती कि कोई काम धंधा कर लो, आखिर कब तक जो घर में पड़े रहोगे। जब भी मैं इनकी बात कहती तो वो मुझे प्यार से टाल देता, मगर अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे रही थी। अब मैं इसे गुस्से से ये बात कहती। इसी वजह से उसने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। मैं जब भी इसे कमाने की बात करती तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगता, मुझे मारने लगता। वो तो ना तो खट्टू इंसान था, इसे तो काम करने की आदत ही नहीं थी। अम्मा की बात बिल्कुल सही थी, वो सिर्फ आवारागर्दी कर सकता था, अच्छी अच्छी बातें कर सकता था, इसके अलावा इसमें कोई गुण नहीं था। मगर अफसोस कि मैं इन्हें खूबियों की वजह से इस बार मार मिटी थी और अपना हंसता बसता घर उजाड़ बैठी थी। माँ बाप नाराज़ थे, मेरी शक्ल देखने के लिए भी रवादार नहीं थी और जहाँ पर हर वक्त चलते दिन गुजर रहे थे, तलीम भी मेरी मैट्रिक थी। मुझे किसी अच्छी जगह पर नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। तभी मैंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। सुबह से लेकर शाम तक मैं फैक्ट्री में काम करती रहती। जब घर आती तो मेरा शौहर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ टीवी देखने में मसरूफ़ होता था। इसको देखकर गुस्से की लहर मेरे वजूद में दौड़ जाती थी और फिर सारा दिन की थकी हारी मैं घर के काम करने में मसरूफ़ हो जाती। बार बार मेरी आंखों से आंसू बहते। मुझे अपने ऐश भरे दिन याद आ जाते, क्योंकि मैंने अपने पुराने शौहर के घर में गुजारे थे और अपने तो वो दिन जैसे मेरे ख्वाब बनकर रह गए थे। मैं अपने गुनाहों की वजह से अजियत और बड़े बुरे दिन गुजारने पर मजबूर हो गई थी। अम्मा के घर जाती तो वो मुझे देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया करती थी। मैं रोती चेहरे के साथ वहाँ से वापस आती। मैं घर और नौकरी भी जैसे गिन चक्कर बनकर रह गई थी। मैं अब हर लम्हे बचती रहती कि अगर अम्मी अब्बू की बात मानती, थोड़ा सा सब्र से काम लेती, अपने शौहर को इज़्ज़त मोहब्बत देती। अम्मा ने मुझे कहा कि बेटा ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएगा, मगर मैं ही इसकी नफ़रत में
बहरी हो जा रही थी। आज इसके साथ गड़ी ऐश आराम की ज़िंदगी गुजार रही होती। अब तो इसकी आंखों भी वापस ठीक हो चुकी थी। अम्मा से ही कहती थी कि तुम सदा की जल्दबाज, इसी जल्दबाजी की वजह से मैं कहीं की नहीं रही। अब मुझे अमजद के साथ ही हर हाल में गुजारा करना था, क्योंकि मेरा अपना इंतखाब था। अमजद को पता था कि मुझे वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस पर वो आराम से रहता था और मैं सारा दिन काम करके घर का चूल्हा चला रही थी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।